अमेरिका और इजरायल के द्वारा शुरू की गई ये गल्फ वॉर अब इंडिया के दरवाजे पर पहुंच चुकी है। 4 मार्च सुबह की बात है। इंडियन ओशन में श्रीलंका के गौल शहर से करीब 40 नॉटिकल माइल्स दूर एक ईरानियन वॉरशिप आइरिस डेना इंडियन नेवी से जॉइंट एक्सरसाइज करके वापस जा रही थी। इसके 2 हफ्ते पहले इंडियन नेवी ने खुद इसे वेलकम किया था ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप के हैशटैग के साथ। Ladies and gentlemen, the contingent from Iran. लेकिन इस सुबह इस पर अमेरिका की नजर थी। एक यूएस नेवी सबमरीन MK-48 टॉर्पीडो से हमला बोल देती है इस जहाज पर और कुछ चंद सेकंड में ये 87 ईरानियन सैनिक मारे जाते हैं। 32 और जो बचते हैं उन्हें श्रीलंकन नेवी रेस्क्यू करती है। और इंडिया क्या करता है? कुछ भी नहीं। बीजेपी का ऑफिशियल अकाउंट ट्वीट करके कहता है नॉट अ बिजनेस, इससे हमारा कुछ लेना देना। पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए कि ये वॉर कहां तक पहुंच चुकी है। ईरान की राजधानी तेहरान के साथ साथ सभी मेजर शहरों पर हमले हुए हैं। अमेरिकन फोर्सेस ईरान में 2000 से ज्यादा टारगेट्स पर बॉम्ब गिरा चुकी हैं और ईरान का लगभग हर कोना बमबारी की चपेट में आ चुका है। दूसरी तरफ हालांकि इनमें से ज्यादातर हमले इंटरसेप्ट हो गए हैं, लेकिन बहरीन में यूएस की 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर धुआं निकलते देखा। ये मिडिल ईस्ट में अमेरिका के नेवल ऑपरेशंस का सेंटर है। कुवैत में 3 यूएस फाइटर जेट्स क्रैश हुए। ईरान के हमलों में कम से कम 6 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए हैं। इजराइल में भी ईरानियन स्ट्राइक से तेल अवीव में 40 से ज्यादा बिल्डिंग्स डैमेज हुई हैं। दूसरी तरफ ईरान में यूएस इजरायली स्ट्राइक्स की वजह से 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। उल्टा ये वॉर नए इलाकों में फैलती जा रही है। लेबनान का हेजबुल्ला भी इस वॉर में शामिल हो गया है, जो ईरान का एलाय है। इसके अलावा जिस बात का सबसे ज्यादा डर था वो हो रही है। ईरान ने दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया है। और ये बात याद रखिए क्योंकि ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा नाइटमेयर है। इसकी बात मैं आगे वीडियो में करता हूं, लेकिन पहले आप आइरिस डेना की पूरी कहानी समझो। इस कहानी में जितनी गहराई में जाओगे उतनी ही ये डिस्टर्बिंग होगी। और इसमें सवार कर रहे ईरानियन सोल्जर्स ने विशाखापट्टनम में परेड में मार्च भी किया था। इमेजिन करो दोस्तों, 2 हफ्ते पहले ये सेलर्स विशाखापट्टनम में इंडियन नेवी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मार्च कर रहे थे और 2 हफ्ते बाद इनमें सबसे बुरी बात यह है कि अमेरिका ने इंडियन ओशन में इस जहाज को डुबा दिया और इंडियन सरकार की तरफ से इसके बारे में एक शब्द नहीं कहा गया। सबसे शॉकिंग बात यह है कि इंडिया के पूर्व विदेश सचिव कन्वल सिबल ने कहा कि प्रोटोकॉल के हिसाब से यह जहाज कोई एम्यूनिशन लेकर नहीं आया था और ये डिफेंसलेस था। सबसे बड़ा सवाल यहां अमेरिका और इजराइल पर उठता है। ट्रंप के अंडर बिना किसी प्रोवोकेशन के दुनिया में कहीं पर भी जाकर बेहिसाब तरीके से बमबारी की जा रही है। दुनिया में हर एक देश का फर्ज बनता है कि अमेरिका की इन हरकतों के खिलाफ आवाज उठाए और बहुत से करेजियस लीडर्स दुनिया भर में कर भी रहे हैं। अब इंडिया का केस देखो। इंडिया ने पिछले दशक से ये नैरेटिव बिल्ड किया है कि इंडियन ओशन इंडिया का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडियन नेवी को इंडियन ओशन का गार्डियन बताते रहे हैं। इंडिया ने खुद को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहा है। तो अब सोच कर देखो, इंडियन ओशन में श्रीलंका जैसे छोटे देशों के सामने इंडिया खुद को एक सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पर कैसे पेश करेगा, जब हमारे यहां से जॉइंट एक्सरसाइज करके लौट रहे जहाजों को ही बिना हमारी परमिशन के डुबा दिया जाए। ऐसी बातें चाइना कहा करता था कि इंडियन ओशन कैन नॉट बी द बैकयार्ड ऑफ इंडिया। और अगर ये बात सच नहीं होती तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर क्यों बने, गार्डियन ऑफ इंडियन ओशन क्यों बोला? ये मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी के शब्द हैं। क्या भारतीय महासागर की गार्डियन की तरह तैनात है? मतलब रह गया इस दावे का? बात सिर्फ इस एक इंसिडेंट की नहीं है दोस्तों, ये कहानी कहीं ज्यादा और गहरी है। और कहानी सिर्फ जियोपॉलिटिक्स की नहीं बदल रही है। पूरी दुनिया अभी जिस स्पीड से बदल रही है वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अलायंसेस शिफ्ट हो रहे हैं, इकोनॉमीज अनप्रेडिक्टेबल बनती जा रही हैं। अब आते हैं स्टोरी की डीपर पॉलिटिक्स पर। टाइमिंग देखो, मोदी 25-26 फरवरी को इजराइल में थे। उन्होंने नेतन्याहू और येस एटमैन के साथ मीटिंग की और इसके ठीक 48 घंटे बाद इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर बॉम्ब्स बरसाने शुरू कर दिए। इजरायली डिफेंस ऑफिशियल्स ने रॉयटर्स को बताया कि यह अटैक हफ्तों पहले प्लान हो चुका था। इजराइल के एनवॉय ने कहा कि ऑपरेशनल अपॉर्चुनिटी थी। सवाल यह है कि इस मीटिंग में आखिर हुआ क्या था, क्योंकि इसके बाद से नरेंद्र मोदी इतना वन साइडेड हो गए इजराइल की तरफ कि अनबिलीवेबल है ये देखना। जब ईरान ने गल्फ कंट्रीज पर स्ट्राइक की तो मोदी ने ट्विटर पर पोस्ट किया, अटैक्स को स्ट्रांगली कंडेम किया, एक के बाद एक ट्वीट्स। लेकिन जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक की, जिनमें इतिहास में दोस्तों
अभी तक इंडिया के हर प्रधानमंत्री ने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करी थी। जब 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया, तब इंडिया ने सोवियत यूनियन के खिलाफ रेजोल्यूशन पर वोट करने से मना कर दिया था। ऐसे ही 2003 में जब अमेरिका ने इराक को इन्वेड किया, तब अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका से 20,000 ट्रूप्स भेजने का प्रेशर ठुकरा दिया था और पार्लियामेंट में यूनानिमसली इराक वॉर को कंडेम किया था। भारत सरकार जोर देकर यह आग्रह करती है कि ऐसे कार्य तत्काल बंद किए जाएं। जब 2011 में अमेरिका ने लिबिया को इन्वेड किया, तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यूनाइटेड नेशंस में भाषण दिया था, साफ तौर पर वेस्टर्न कंट्रीज को कंडेम किया था, उनके खिलाफ आवाज उठाई थी। आर्टिकल में देखिए क्या लिखा है, हॉल में तालियां भी बजी थी। इंडिया का स्टैंड दोस्तों हमेशा से बैलेंस्ड रहा है, मॉरल रहा है। इंडिया ने हमेशा सही के लिए आवाज उठाई है, लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने इस मोरालिटी को डस्टबिन में डंप कर दिया है। अमेरिका में एक एंकर कह रही है कि इजराइल इंडिया का खून चूसना चाहता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के सामने घुटने टेक दिए हैं। मोदी सरकार चाहती तो बड़ी ही आसानी से एक बैलेंस स्टेटमेंट दे सकती थी। ट्रंप ने बार बार कहा है कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच की वॉर रुकवाई है, इंडिया को डेड इकोनॉमी कहा है, इंडियंस को चेन में बांधकर डिपोर्ट किया गया है। यूएस डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो ये तक खुले में कह रहे हैं, अमेरिका ट्रेड डील के जरिए कभी भी इंडिया को अपना कॉम्पिटिटर नहीं बनने देगा। यही कारण है दोस्तों कि ऑपोजिशन लीडर्स कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी तरीके से अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी कौन? नरेंद्र मोदी के दोस्त अडानी, जिनके खिलाफ एक बड़ा करप्शन का केस चल रहा है अमेरिका में। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी को इसी चीज को लेकर ब्लैकमेल कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद। नहीं तो आप खुद ही सोचकर देखें दोस्तों, क्या कारण है कि स्पेन के प्रधानमंत्री तक अमेरिका के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। स्पेन अमेरिका का एलाय है, नेटो का हिस्सा है, लेकिन फिर भी अमेरिका को परमिशन नहीं दे रहा है अपने मिलिट्री बेसिस इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया हमेशा से एक न्यूट्रल कंट्री रहा है, मॉरल ग्राउंड मेंटेन करते रहा है, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी में हिम्मत नहीं हो रही यहां पर बेसिक स्पाइन दिखाने की। तो इस गाल दा जवाब देना चाहिए मोदी साहब। अभी तक जो बात करी दोस्तों वो फॉरेन पॉलिसी की थी। शायद आपको लग रहा हो कि ये सब दूर की बातें हैं, लेकिन अब जो बात है वो आपके जेब पर सीधा असर डालेगी, क्योंकि ये बात है ऑयल की। रशिया इंडिया का सबसे पुराना पार्टनर रहा है, लेकिन ट्रंप के कहने पर मोदी सरकार ने ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिया था। ऊपर से इंडिया के पास चाइना जैसी स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व भी नहीं है। फरवरी में यूनियन मिनिस्टर हरदीप पुरी ने कहा था कि इंडिया के पास 74 डेज का ऑयल रिजर्व है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट कह रही है कि 25 डेज का ऑयल रिजर्व है। पता नहीं कौन सी बात यहां सच है। और अभी जो हुआ दोस्तों वो तो सबसे शॉकिंग चीज है। अमेरिका कहता है एक स्टेटमेंट में कि उन्होंने इंडिया को परमिशन दे दी है रशिया से ऑयल खरीदने की 30 दिनों के लिए। अमेरिका कहता है एक स्टेटमेंट में उन्होंने इंडिया को परमिशन दे दी है। सोचकर देखो ये कितनी शर्मनाक बात है कि एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री को किसी देश से ऑयल खरीदने के लिए एक तीसरे देश से परमिशन लेनी पड़ रही है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि एक शॉर्ट टर्म मेजर है और वो एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इसके बाद इंडिया अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदेगा। मतलब ये किस लेवल की बेइज्जती है। एक बार फिर से सवाल उठता है, क्या प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के हाथों कठपुतली बन गए हैं? इस सब का असर अभी से ही आपकी जेब पर दिखने लग गया है। एलपीजी सिलेंडर का प्राइस 60 रुपीज से बढ़ा दिया गया है। अब वॉर पर वापस आए तो सवाल ये है कि आगे क्या होगा। अमेरिका को उम्मीद थी कि खमेनी को मारने के बाद ईरान में सिविल वॉर ब्रेकआउट हो जाएगी, लेकिन ये इस्लामिक रजीम अभी भी कंट्रोल में है और अगला सुप्रीम लीडर चुनने की तैयारी की जा रही है। इसी बीच अमेरिका एक और खतरनाक गेम खेल रहा है। इस्लामिक रजीम को ओवरथ्रो करने के लिए ट्रंप सरकार और सीआईए ईरान के रेबल कर्डिश ग्रुप्स को हथियार सप्लाई कर रही है। इसमें सबसे बड़ा रिस्क ये है कि अलग अलग ग्रुप्स को, अलग अलग संगठनों को हथियार दे दो अपने एजेंडे के लिए, लेकिन बाद में वही ग्रुप्स आपस में लड़ने लगे और सिविल वॉर शुरू हो जाए। ऐसी सिचुएशन में अक्सर नए आतंकवादी संगठन जन्म लेते हैं। इसी कारण से इराक और सीरिया में आईसिस देखने को मिली थी, और अब अगर ऐसा ईरान में भी हो गया तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अभी तक इस वॉर में खत्म होने का कोई साइन नहीं है, और सबसे अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि इस बर्बादी की कीमत हमेशा आम लोग चुकाते हैं।